नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन मांगे गए थे। तमाम चिकित्सकों ने 20 पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है। प्रवर्तमान निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे तमाम किस्म की बयानबाजी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देगी। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही है। उन्होंने ज़ेलेंस्की से शत्रुता और जल्दी खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी शांति प्रयास में योगदान करने के लिए भारत हमेशा तत्पर है। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। पीएमओ ने कहा कि ज़ेलेंस्की से वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। उन्होंने यह भी कहा है कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने मार्च माह में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। तब दोनों नेताओं के बीच करीबन 35 मिनट तक वार्ता भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया जताया था। साथ ही में पीएम मोदी ने रूस से जारी युद्ध को लेकर भी ज़ेलेंस्की से चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के फैसले को वाशिंगटन कभी भी मान्यता नहीं देगा। उन्होंने युद्ध से तबाह यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर अतिरिक्त 62.5 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की। इस सुरक्षा सहायता पैकेज के तहत अतिरिक्त हथियार और सैन्य उपकरण दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का अपना संकल्प दोहराया है। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले सहायता पैकेज के नवीनतम पैकेज पर वितरण भी प्रदान किया, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रोटिक सिस्टम, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन शामिल है। यूक्रेनी सेवा द्वारा पूर्व व दक्षिण में जवाबी हमले के बाद रूसी नेता यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि रूसी हमलों में कम से कम 5 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। आर्किव क्षेत्र के एक अस्पताल पर हमले में एक डॉक्टर की मौत हो गई है, जबकि 2 नर्स घायल हो गई है। निपल नदी के पार निकोपोल में भारी गोलाबारी के कारण 30 से अधिक घर, एक स्कूल और कई स्टोर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन पत्र मंगाए गए थे। तमाम चिकित्साओं के इस पद के लिए आवेदन किया गया और परीक्षा दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में चिकित्साधारी के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। चिकित्साओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मनमानी का आरोप लगाया है।
उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के नए सिरे से परिणाम जारी करने की मांग की है। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन मंगा गए थे। तमाम चिकित्सकों ने इस पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा भी दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के आधार पर शनिवार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस बीच परीक्षा देने वाले चिकित्साधारियों ने परिणाम पर सवाल उठा दिए हैं। पूरे मामले में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा गया है। भेजे गए पत्र में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बात पर कुंजी जारी गई है। मेडिकल अफसर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कई कराई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा में सिर्फ 72% अभ्यर्थी ने भाग लिया। अगर बात करने के लिए कहे जाए तो इनमें से लखनऊ के 16 केंद्र पर पंजीकृत 7,980 अभ्यर्थियों में से 5,687 उपस्थित थे और 2,282 अनुपस्थित रहे। सुबह 11 बजे से की पाली में आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा कुल 300 अंकों की थी। प्रश्न पत्र में कुल 3 भाग थे। भाग अ में प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य अध्ययन, भाग ब में प्रश्न संख्या 51 से 75 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, भाग में 76 से 150 तक आयुर्वेद व भाग में 76 से 150 यूनानी विषय के प्रश्न थे। भाग अ व ब सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य था। भाग में से किसी का एक का चयन करना था। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़े मामले के कांग्रेस नेताओं के मुश्किल बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इन 5 नेताओं से आज पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए जगिता रेड्डी, सब्बीर अली, पी सुदर्शन जांच में शामिल हो सकते हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को भी समन भेजा है। दोनों नेताओं को 7 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता 19 सितंबर को पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं से यंग इंडिया और डेटेक्स कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। कहा जाता है कि डेटेक्स फर्म कोलकाता के बाजीगंज में लोअर राइड स्ट्रीट 5 पर स्थित है। यह आकाश टिब नाम के अपार्टमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि घरेलू हिंसा कानून में बहू को ससुराल के साझा पर रहने का अधिकार है या फिर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण कानून में शांति से रहने के लिए अधिकार के तहत ससुर को बहू से घर खाली करने का अधिकार है। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बहू को ससुर का घर खाली कराने का आदेश दिया है, जबकि बहू ने घरेलू हिंसा कानून में ससुराल से साझा घर में रहने के हक की दुहाई देते हुए ससुर के घर में बने रहने का आदेश मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बहू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बहू को 7 अक्टूबर तक ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने पति की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर बहू को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता पत्नी को 26,000 रुपए हर महीने उसी तरह के घर में किराए पर रहने के लिए देंगे। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि बहू की ओर से पेश वकील ने पति के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और दोनों की इस सहमति है। बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे तमाम किस्म की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की थी। चुनाव प्रसार के हिस्से के रूप में केरल के मौजूद सांसद शशि थरूर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि वह थरूर को चर्चा वापस लेने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव से सबसे पुरानी पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे याद दिलाया है कि वह पिछले 10 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उनसे मेरी उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध करने के लिए कहा है।
उन्होंने मुझसे कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पीछे हटना चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी बड़े नेताओं से उनका समर्थन करने की उम्मीद नहीं थी। अब भी इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन साथ ही में उनके सभी पर समर्थन की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करने की चुनौती से जुड़ रही पार्टी ने यह घोषणा तो कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नामित उम्मीदवार नहीं है। प्रदेश इकाइयों के नाम दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि खड़गे और थरूर को चुनाव प्रचार में समान सहयोग दे, लेकिन परोक्ष रूप से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि खड़गे ही चहेते उम्मीदवार रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे के शामिल होने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि खड़गे को हाईकमान का समर्थन है। कांग्रेस में बदलाव की मांग करते हुए शशि थरूर ने सबसे पहले दावेदारी ठोकी थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि सोनिया ने निष्पक्ष रहने का आश्वासन दिया है। खड़गे के नामांकन के बाद उन्होंने चुनाव को पुरानी व्यवस्था के स्थायित्व और बदलाव के बीच चुनाव करार दिया था। उन्होंने खड़गे को बहस की चुनौती भी दी थी। ये जरूर है कि थरूर के साथ पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले कई नेता खड़गे के साथ खड़े हो गए, लेकिन थरूर की सक्रियता पार्टी को परेशान कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वह आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देंगी। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान वो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जयराम रमेश पार्टी नेता उमा चांडी दिग्विजय सिंह पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है और पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है तो पहला हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पर होगा। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने तो वादा किया है कि मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। कांग्रेस नेता ने विश्वास के साथ कहा कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना केंद्र में किसी भी सरकार नहीं बन सकेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी के डेलीगेट से अपना समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि नई कल्पना वाली कांग्रेस हो। थरूर ने अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस की पैरवी करने के बाद यह भी कहा कि वह खड़गे किसी इस बात से सहमत है कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि भाजपा से लड़ना है। थरूर ने ट्वीट किया कि मैं खड़गे जी से सहमत हूँ कि कांग्रेस में हम सभी को लोगों को एक दूसरे से के बजाय भाजपा से मुकाबला करना है। हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि 17 अक्टूबर को मतदान करने वाले हमारे साथियों को सिर्फ यह तय करना है कि इसे भाजपा के खिलाफ लड़ाई कैसे सर्वाधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। थरूर ने रविवार को कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है, क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसी तरह से दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा,
अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। उत्तराखंड देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार देर रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार देर रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। पुलिस और SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसा रात करीब 8 बजे पौड़ी गढ़वाल जिले बिरुखाल इलाके में हुआ। बस बारातियों को लेकर हरिद्वार के लालढांग के कड़ाखाम जा रही थी। सिमठी गांव के पास ड्राइवर ने बस पर नियंत्रित खो दिया और बस खाई में जा गिरी। रात करीब 1 बजे उत्तराखंड पुलिस ने बताया 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 लोग बिरोखाल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक शख्स की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए कुटद्वार रेफर किया गया है। वहीं रेस्क्यू किए गए 2 लोगों को मामूली चोटें भी लगी थी और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जाने में परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने फोन पर ही अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए एक युवक के आश्रित को 2.25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट की मथुरे बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ताओं को मार दिए गए मुआवजे को 4,39,37,700 रुपए को घटाकर उन्हें 57,90,000 रुपए कर दिया गया था। तिरुचिपाली में मोटर वाहन दुर्घटना दवा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को 4 करोड़ से ज्यादा रुपयों का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस पर इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट को सहारा लिया। 30 जून 2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने इस राशि को घटाकर 97,90,000 कर दिया था। इसके बाद मृतक ने आश्रितों ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मृतक ऐश कुमार तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का निवासी था। उस समय उसकी उम्र 31 साल की थी और वह एक आयर करदाता था। वह एक व्यवसायी था और आभूषण, वस्त्र निर्यात और ट्रांसपोर्टर का काम करता था। इसके अलावा उसे कृषि भूमि से भी आय प्राप्त होती थी। पत्नी, 2 नाबालिग बच्चे और माता पिता उसी पर निर्भर थे। चुनावी रेवड़ियों पर बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताए कि चुनावों के दौरान किए गए वादे कैसे पूरे करेंगे। आयोग ने इसके लिए आदर्श जारी संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इससे राजनीतिक दलों का चुनावी वादों के विधिक व्यवहारिता, मतदानों को प्रामाणिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने भी सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दुर्गामी प्रभाव होंगे। हम चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछित प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। पत्र के अनुसार देश में अक्सर चुनाव होते रहते हैं। इससे राजनीतिक दलों के पास यह अवसर होता है कि वे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़ कर चुनावी वादे कर सके। खासतौर से कई चरणों में होने वाले चुनाव में ऐसा बहुत होता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने से पहले विवादों के घेरे में आ गई है। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजनाल श्रीहरि ने राज्य स्थानीय लोगों को शराब के बोतलें और मुर्गा बांटे। मौके पर लोगों ने बांटने के लिए भारी मात्रा में शराब रखे हुए थे। इसके जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की गई।
श्रीहरि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को शराब की बोतल नजर आ रही थी। वहां पर टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मंत्री के टी रामाराव के बड़े कटआउट भी है। जहां श्रीहरि मुर्गा और शराब की बोतलें बांट रही थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच टीआरएस नेता एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। नई पार्टी का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इससे पहले भी टीआरएस नेता राजलाल श्रीहरि वारंगल में स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें बांटते नजर आए थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में प्राकृतिक, परंपरागत, जीरो बजट और जैविक खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। इन मुद्दों पर वैज्ञानिक पक्ष के साथ किसान प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जो इस तरह की सफल खेती कर रहे हैं। बैठक में ज्यादातर किसान प्रतिनिधियों ने इस तरह की खेती की उपज के लिए उपयुक्त बाजार की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। पिछले सप्ताह हुई समिति की बैठक में इन फैसलों की उपज के सर्टिफिकेट का मसला भी चर्चा में रहा है। परंपरागत खेती करने वालों किसानों की कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि इस तरह की खेती में लागत जरूर कम हो जाती है, लेकिन शुरुआत में उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके लिए किसानों को कई तरह के समर्थन देने की आवश्यकता पड़ेगी। कमेटी के इस बैठक का एजेंडा प्राकृतिक, परंपरागत, जीरो बजट और जैविक खेती निर्धारित किया गया था। समिति की बैठक में कई सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर खेती की इस प्रणाली को पूरे देश पर लागू नहीं करने की सलाह दी। चर्चा में इस बात पर भी हुई कि परंपरागत खेती की उपजी विश्वसनीयता जांचने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए उपयुक्त बाजार का होना इससे भी ज्यादा आवश्यक है। घरेलू बाजार में उपज की बिक्री की राह की मुश्किलों को दूर करना होगा। पराली जलने की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित इसकी रोकथाम में सभी एजेंसियों को और केंद्रीय मंत्रालयों पर शिकंजा कसा है। इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने कहा कि लोगों के जीवन को खतरे में डालना किसी को कोई आधार नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को एक व्यापक योजना तैयार कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र ने कृषि मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए मैदान में उतारे। कृषि मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा के लिए रवाना भी कर दिया है। वे इन राज्यों में किसानों को पराली जलाने की जगह उसका संग्रह कर थर्मल पावर प्लांटों और उद्योगों को देने की सलाह देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अभी किसान पराली अनुपयोगी मानकर खेतों को साफ करने के लिए जला देते हैं। हालांकि इससे उनके खेतों तो साफ हो जाते हैं, लेकिन इससे दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा जहरीली हो जाती है, लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके साथ ही कृषि मंत्रालय से ऐसे सभी केंद्रों की भी जांच करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। केरल पुलिस ने उन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि केरल पुलिस ने 873 कर्मियों को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से संबंध है, और इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केरल के पुलिस महानिदेशक अनंत काल को रिपोर्ट भेजी है। इंटरनेट मीडिया पर जारी की गई पोस्ट पर केरल पुलिस ने इसे आधारहीन बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्थानीय अखबार बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सब इंस्पेक्टर और स्टेशन हेड अफसर, बैंक के अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। एजेंसियां अब इन अधिकारियों के वित्तीय लेन देन का ब्यौरा जुटा रही है, जिसके इनके पीएफआई कनेक्शन का पता लगाया जा सके। आरोप था कि वे छापेमारी की रिपोर्ट के लीक करने में बहुत लगे हुए थे। पिछले दिनों पीएफआई के कई नेताओं को पकड़ा गया था। एनआईए और ईडी ने पिछले महीने केरल के विभिन्न शहरों समेत देश भर में पीएफआई के संभावित ठिकानों पर भी छापे मारे थे। संयुक्त छापे से पहले केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य पुलिस प्रमुख से सहायता मांगी थी। ये बात अलग है कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उनका ऑपरेशन क्या था। बस इतना ही कहा गया था कि उन्हें केरल पुलिस के कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है।
केंद्र ने मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ लांचिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गनिहमाम इलाके में 1970 में जन्मे हुए गुलाब नबी शेख के बेटे शौकत उर्फ शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है। शौकत पर आतंकवादियों की घुसपैठ और भर्ती में समन्वय और उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल होने का भी आरोप है। गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 35 उपधारा 1 के खंड ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार ने शौकत अहमद शेख को आतंकवादी घोषित किया। केंद्र सरकार का मानना है कि शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि यानी कि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है। आदेश के उल्लेख किया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का 37 व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों का अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियम किया गया है। बता दें कि गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 35 की उपधारा 1 का खंड ए केंद्र सरकार को अधिनियम की 4थी अनुसूची में किसी व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करने का अधिकार देता है यदि उसका मानना है कि वह आतंकवाद में शामिल है तो। विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का सत्र पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कार्यक्रम में किसी महिला को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। इस बात पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अकेली महिला है। RSS प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित किया। नागपुर मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बता दें कि 1925 में दशहरे के दिन RSS की स्थापना की गई थी। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। बांद्रा के बीकेसी ग्राउंड और मुंबई के शिवाजी पार्क के आसपास 3000 पुलिसकर्मियों की बंदोबस्ती की गई है क्योंकि इन जगहों पर सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का दशहरा रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज राज्य भर से लाखों कार्यकर्ता इन दोनों मैदानों पर जुटने के लिए आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। संजय गुट की ओर से कार्यकर्ताओं को मुंबई लाने के लिए 1800 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का कैश पेमेंट भी किया गया है। इसके अलावा शिंदे गुट की दशहरा रैली में 51 फुट लंबी तलवार की भी चर्चा है। दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस 51 फुट लंबी तलवार की पूजा से शिंदे गुट की रैली की शुरुआत होगी। शिंदे गुट की ओर से प्रताप सरनाइक ने ठाणे के एक मशहूर हलवाई को 2.5 लाख लोगों को खाने के लिए पैकेज से तैयार करने का आर्डर दिया है। कहा जा रहा है कि जर्मन तकनीक और मशीन से इतने ज्यादा लोगों को खाने का पैक किया जा रहा है। लेते हैं ब्रेक, देखते हैं संक्षिप्त खबर। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा?
यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने ज़ेलेंस्की से शत्रुता और को जल्द खत्म करने का और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शांति प्रयास में योगदान करने के लिए भारत हमेशा तत्पर है। पीएमओ ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए महत्व को भी दोहराया। पीएमओ ने कहा कि ज़ेलेंस्की से वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र को रूस में शामिल करने के फैसले को वाशिंगटन कभी भी मान्यता नहीं देगा। उन्होंने युद्ध के तबाह यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर अतिरिक्त 62 करोड़ डॉलर देने की घोषणा भी की। इस सुरक्षा सहायता पैकेज के तहत अतिरिक्त हथियार और सैन्य उपकरण दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का अपना संकल्प दोहराया। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले सहायता पैकेज के नवीनतम पैकेज पर विवरण भी प्रदान किया, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम या HIMARS आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन शामिल है। प्रदेश में सामुदायिकता स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन मांगे गए थे। तमाम चिकित्सकों ने इस पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की जाँच कराने और नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन मांगे गए थे। तमाम चिकित्सकों ने इस पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के आधार पर शनिवार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने का प्रावधान किया गया है। इस बीच परीक्षा देने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने परीक्षा परिणाम व सवाल उठा दिया है। पूरे मामले में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा गया। 72 अभ्यर्थियों ने दी मेडिकल ऑफिसर भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कराई गई थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा में सिर्फ 72% अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य 2021 स्क्रीनिंग परीक्षा में 72% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 962 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित परीक्षा में कुल 13,788 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है। प्रवर्तमान निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इन 5 नेताओं से आज पूछताछ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए जे गीता रेड्डी, सब्बिर अली, पी सुदर्शन जांच में शामिल हो सकते हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को भी समन भेजा है। दोनों नेताओं को 7 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता से 19 सितंबर को पूछताछ की।
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि घरेलू हिंसा कानून में बहू को ससुराल के साझा घर में रहने का अधिकार है या फिर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण कानून में शांति से रहने के अधिकार के तहत ससुर को बहू से घर खाली कराने का अधिकार है। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बहू को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया है, जबकि बहू ने घरेलू हिंसा कानून में ससुराल के साझा घर में रहने के हक की दुहाई देते हुए ससुर के घर में बने रहने का आदेश मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका पर नोटिस जारी की है। बहू ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें बहू को 7 अक्टूबर तक ससुराल का घर खाली करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने पति की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर बहू को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया था कि ये याचिकाकर्ता पत्नी को 26,000 रुपये हर महीने उसी तरह के घर में किराए पर रहने के लिए दिए जाएंगे। और हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि बहू की ओर से पेश वकील ने पति के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और दोनों की इस पर सहमति है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे तमाम किस्म की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उसने मेरी उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी बड़े नेताओं से उनका समर्थन करने की उम्मीद नहीं थी, अब भी इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन साथ ही उन्हें सभी के समर्थन की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करने की चुनौती में जूझ रही पार्टी ने यह घोषणा की कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नामित उम्मीदवार नहीं है। प्रदेश इकाइयों के नाम दिशा निर्देश जारी कर दिया जा गया है कि खड़गे और थरूर को चुनाव प्रचार में समान सहयोग दे, लेकिन परोक्ष रूप से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि खड़गे ही चहेते उम्मीदवार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे के शामिल होने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि खड़गे को हाईकमान का समर्थन है। कांग्रेस में बदलाव की मांग करते हुए शशि थरूर ने सबसे पहले दावेदारी ठोकी थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि सोनिया ने निष्पक्ष रहने का आश्वासन दिया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वे आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जयराम रमेश पार्टी नेता ओमान चांडी और दिग्विजय सिंह पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी के डेलीगेट से अपना समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि नई कल्पना वाली कांग्रेस हो। थरूर ने अपनी प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस की पैरवी करते के बाद यह भी कहा कि वह खड़गे की इस बात से सहमत है कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि भाजपा से लड़ना है। लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि 17 अक्टूबर को मतदान करने वाले हमारे साथियों को सिर्फ यह तय करना है कि इसे कैसे सार्वजनिक प्रभारी ढंग से किया जा सकता है। थरूर ने रविवार को कहा था कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है, क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसी तरह के दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार देर रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसा रात करीब 8 बजे पौड़ी मठवाली जिले बोरोखाल इलाके में हुआ। बस बारातियों को लेकर हरिद्वार के लालढांग से कांडा गांव जा रही थी। सिमरी गांव के पास ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। रात करीब 1 बजे उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 घायलों को बिरोखाल अस्पताल में भर्ती कराया। एक शख्स की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए कोटद्वार रेफर किया गया है। वहीं रेस्क्यू किए गए 2 लोगों को मामूली चोटें लगी थी। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी में परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने फोन पर ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए एक युवक के आश्रितों को 2.25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट की महोदय बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अपीलकर्ता को दिए गए मुआवजे को 4 करोड़ 29 लाख रुपए से घटाकर 57,90,000 रुपए तक कर दिया गया था। तिरुचिरापल्ली के मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अपीलकर्ताओं और 4 करोड़ 29,37,700 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस पर इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। 30 जून 2017 को मद्रास हाई कोर्ट ने इस राशि को घटाकर 57,90,000 कर दिया था। इसके बाद मृतक ने आश्रितों ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनावी रेडियो पर बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताएगा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे कैसे पूरे करें। आयोग ने इसके लिए आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसको राजनीतिक दलों को चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता पर मतदाताओं को प्राथमिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे। हम चुनौतीवादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उनके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछित प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। पत्र के अनुसार देश में अक्सर चुनाव होते रहते हैं। इससे राजनीतिक दलों के पास यह अवसर होता है कि वे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर चुनावी वादे कर सके। खास तौर से कई चरणों में होने वाले चुनावों में ऐसा बहुत होता है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने से पहले विवादों के घेरे में आ गए हैं। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजनाथ श्रीहरि ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा बांटे। लोगों को बांटने के लिए भारी मात्रा में शराब और मुर्गा रखे हुए थे। इससे जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। श्रीहरि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा चिकन बांटते नजर आ रहे हैं। वहां पर टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मंत्री के टी रामाबाव ने बड़े कटआउट भी थे जहां श्रीहरि मुर्गा और शराब की बोतलें बांट रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। एमएसपी समेत कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में प्राकृतिक, परंपरागत, जीरो बजट और जैविक खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। इन समुदायों पर वैश्विक पक्ष के साथ उन किसान प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था जो इस तरह की सफल खेती कर रहे थे। बैठक में ज्यादातर किसान प्रतिनिधियों ने इस तरह की खेती की उपज के लिए उपमुक्त बाजार की उपभोक्ता का मुद्दा उठाया।
पिछले सप्ताह हुई समिति की बैठक में इन फसलों की उपज के सर्टिफिकेशन का मसला भी चर्चा में रहा। परंपरागत खेती करने वाले किसानों ने कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि इस तरह की खेती में लागत जरूर कम हो जाती है, लेकिन शुरुआत में उत्पादन का प्रभावित होता है। 31 पराली जलने की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र ने पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर लाइमेन में रूसी सैनिकों को शव सड़कों पर पड़े नजर आ रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिकों के शव को हटा लिया गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर से ट्विटर के अधिग्रहण के लिए $44 अरब के वास्तविक सौदे पर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। साथ ही मस्क ट्विटर खरीद कर लेकर कानूनी लड़ाई समाप्त करने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां में द्राज इलाके में मंगलवार रात से चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैसे मोहब्बत के 3 आतंकियों को मार गिराया। त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन को भारतीय सरहद में भेज रहे हैं। दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे से नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी। पिछले बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर लाइमेन में रूसी सैनिकों पर शव सड़कों पर पड़े नजर आ रहे हैं, जबकि यूक्रेन सैनिकों पर शव को हटा लिया गया है। यूक्रेनी बलों द्वारा घेरे जाने वाले डर से यू सैनिक ने सप्ताहांत में लाइमेन शहर को छोड़ दिया था। इस बीच यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनसे देश की सेना ने रूसी नियंत्रण वाले कई शहरों को फिर से कब्जे में ले लिया है। उन्होंने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता से इनकार कर दिया। रूसी सांसद ने ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल ने मंगलवार को पूर्वी डोनेस्क और लुहांस्क तथा दक्षिणी खिरसान और झपोरिजिया क्षेत्र में अपने देश का हिस्सा बनाने संबंधी संधियों को मंजूरी दे दी। निचले सदन ने पिछले सप्ताह क्रेमलिन आर्केस्ट्रेट एक्शन पर जनमत संग्रह के बाद उस पर मुहर लगा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन संधियों पर जल्दी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। चारों क्षेत्र यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र का 18% है। वहीं रूस समर्थित जनमत संग्रह को यूक्रेन व उसके पश्चिमी सहयोगी ने अवैध करार दिया है। गौरतलब है कि रूस ने शनिवार को बताया था कि उसने लाइमेन शहर को अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। यूक्रेन ने जवाबी हमले में शहर के कई हिस्से को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की। मालूम हो कि लाइमेन शहर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर का खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। लाइमेन से रिपोर्टिंग के दौरान एसोसिएटेड प्रेस टीम ने रूसी सैनिकों के करीब 18 शव का वहां जमीन पर पड़े देखे। युद्ध का यह मंजर देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेनी सेना ने शहर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भीषण युद्ध के बाद साथियों के शव उठा लिए, लेकिन उन्होंने रूसियों के शव वहां से नहीं हटाए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूसी संघ के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सार्वभौमता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को हालिया बयान के महत्व पर जोर दिया कि अब युद्ध का समय नहीं है। मंगलवार को ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच हुई बातचीत यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने ज़ेलेंस्की से शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत को और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर के अधिग्रहण के लिए $44 अरब के वास्तविक सौदे पर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। साथ ही मस्क ट्विटर खरीद को लेकर कानूनी लड़ाई समाप्त करने की भी बात कही। ब्लूमबर्ग में कुछ सूत्रों से हवाले से आई खबर के बाद ट्विटर के शेयरों में उछाल के कारण कारोबार रोकना पड़ा। मस्क ने ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने की पेशकश की थी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 13% चढ़कर
$40.95 पर पहुंच गए हैं। इसे शेयरों का कारोबार रोकना पड़ा। एजेंसी ने बताया कि मास्क ट्विटर को खरीदने के लिए प्रति शेयर $56.20 जारी रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस खबर के आने के बाद ट्विटर की शेयर की कीमतों में 13% की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। हालांकि इसके उलट टेस्ला के शेयरों में करीब 3% की गिरावट आ गई है। राइट्स के मुताबिक टेस्ला प्रमुख मस्क ने ट्विटर को एक पत्र में प्रस्ताव दिया है। मालूम हो कि मस्क ने इस साल के जुलाई में ट्विटर को खरीदने की घोषणा की थी। हालांकि ट्विटर के साथ $44 अरब के उनके विवाद और कानूनी लड़ाई के कारण इस डील को बंद कर दिया था। मस्क ने ट्विटर के सौदे को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खाते की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी और उन्हें गुमराह किया है। ट्विटर बायआउट डील पर नई रिपोर्ट 17 अक्टूबर को डेलावेयर कोर्ट की सुनवाई से पहले जाने वाली है, जहां दोनों पक्षों के बीच बायआउट सौदे पर टकराव की उम्मीद है। यह वीडियो एलजीबीटी कट्टरपंथी नारीवाद को बढ़ावा देने के विरुद्ध रूसी कानून का उल्लंघन करता है। रूस की सरकार इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण लगाने में जुटी है। में विफल रहने के लिए व्हाट्सएप और मैसेज प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर माना लगाया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने टिकटॉक घोषणा का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में कहा गया प्रतिबंध लगाने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि और शरिया कानून प्रवर्तन प्रदेशन के एक प्रतिनिधि के साथ बैठक में इन ऐप्स के प्रतिबंधन की घोषणा की है। इस बैठक में अफगानिस्तान में टिकटॉक और पबजी दोनों पर 90 दिनों के भीतर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। यह जानकारी बताई गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां के द्राउच इलाके में देर रात चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि शोपियां में के ही मुलू इलाके में एक हुए एंटानकर में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर हुआ है। मुलू में मुठभेड़ जारी है। ताज इलाके में मारे गए 2 आतंकवादी हनान बिन याकूब और जमशेद पुलवामा के पिंगलाना में 10 अक्टूबर को एसपीओ जावेद डार की हत्या और पुलवामा में 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक द्राज आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन दौरान आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आतंकी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार रात शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। खबर मिली है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। वहीं मोलू में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। शाह 3 दिनों के दौरे पर सोमवार रात जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि दक्षिण कश्मीर में द्रास गांव में गोलीबारी शुरू हो गई थी। यह घटना उस वक्त हुई जब जवान आतंकियों के होने की सूचना पाकर इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध जगह की घेराबंदी की तो वहां छिपे आतंकियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कश्मीर एडीजीपी विजय कुमार ने बुधवार को जानकारी दी है कि आतंकवादी संगठन झेम के 3 स्थानीय आतंकी द्वास मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में एक और एनकाउंटर जारी है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद एसपीओ जावेद डार की हत्या में भी शामिल थे। डार की 2 अक्टूबर को पुलवामा में पिंगलाना में हत्या कर दी गई थी। साथ ही 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर को भी आतंकियों ने मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मुल्क में मारे गए आतंकियों के तारे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं।
त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने आदेश पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ा दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्करे शरारती तत्व लगातार ड्रोन की भारतीय सरहद में भेज रहे हैं। सोमवार और मंगलवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF का जवानों ने बेनकाब किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत अजनाला में आने वाले BOP पुरानी सुंदरगढ़ में ड्रोन की मूवमेंट दिखी। रात 2:30 बजे के करीब बटालियन 183 के जवान गश्त पर रहे थे। इसी दौरान जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस पाकिस्तान कर दे दिया। जवानों ने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। BSF जवानों ने घटना के बाद सुंदरगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। BSF और पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने इलाकों का चप्पा खंगाला, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सर्च पूरी होने के बाद ही रिकवरी या नहीं इसके बारे में बताया जाएगा। बॉर्डर पर ड्रोन की हरकतें बढ़ी है और अमृतसर व तरन तारण बॉर्डर पर ही ड्रोन की तकरीबन 5 बार मूवमेंट हो चुकी है। बीते सप्ताह BSF जवानों ने अमृतसर बॉर्डर के पास पुलवामा में से 4 पैकेट हेरोइन और पिस्तल भी बरामद की थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले का डेरा बाबा नानक सेक्टर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने भारतीय सेना में घुसपैठ की। सोमवार रात 10:22 से 2:52 के बीच ड्रोन 5 बार भारतीय एरिया में आया। ड्रोन की आवाज सुनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के जवानों ने एलुबम का इस्तेमाल किया और 33 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन लौट गया। भारत पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन ने सबसे पहले डेरा बाबा नानक सेक्टर में BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट BOP आबाद की BP नंबर 43 सौदात के पास भारतीय सीमा में प्रवेश किया। यह ड्रोन 23 मिनट यानी कि 10:42 तक भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा। जब BSF जवानों ने रोशनी के लिए इलुबम का इस्तेमाल कर 6 राउंड फायरिंग की तो ड्रोन लौट गया। इसके तकरीबन 40 मिनट बाद रात 11:30 बजे ड्रोन ने BP नंबर 44 के पास भारत में प्रवेश किया और 19 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गया। रात को 12:43 पर इस स्थान से ड्रोन दोबारा भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। BSF जवानों के 13 राउंड फायरिंग और 2 इलू बम चलाते हुए 19 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गया। चौथी बार बात करें तो रात को 1:30 बजे ड्रोन ने तीसरी बार इस जगह में भारतीय सीमा में एंटर किया। 19 मिनट तक मंडराने के बाद वह लौट गया। 5वीं बार 2:34 पर फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन ने घुसपैठ की और 58 मिनट बाद लौट गया। एक ही रात में इसी तरह 5 बार हुई इस घुसपैठ के दौरान BSF के जवानों ने ड्रोन की आवाज की तरफ 33 राउंड फायरिंग किए गए और रोशनी के लिए 11 इलुबम इस्तेमाल किए। इसके बाद पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई है। शरारती को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर शिवाजी पार्क में दर्शन रैली की अनुमति दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे कुला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में रैली करेगा। 5 अक्टूबर को होने वाली इन दोनों रैलियों से पहले शिवसेना दोनों गुटों ने रैली का वीडियो टीजर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसे है। सीधे गुट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी करते हुए बॉम्बे कुला कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में लोगों से आने का आह्वान किया। इस वीडियो में बाल ठाकरे की आवाज जिसमें कहा गया कि शिवाजी शिवसेना और हिंदुत्व का भगवा झंडा फहराता रहेगा। साथ ही ये भी बताया कि सभा के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और प्रेरणादायक भाषण दिए जाएंगे। टीजर में पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके प्रयासों की सराहना करने पर भी जोर दिया गया है। सिंधे गुट ने ठाकरे गुट की तुलना करते हुए वीडियो में परोक्ष हमला किया और बताया कि दूसरा गुट विश्वासघात मर्दानगी जैसे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिवसेना में प्रतिबंधित खेमे के रूप में आगामी दशहरा रैली के लिए 5 अक्टूबर को अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को बांद्रा खुला कॉम्प्लेक्स मैदान में तैयारियों का जायजा लेने गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट HC उद्धव ठाकरे को खेमे को शिवाजी पार्क मैदान में अपनी जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी है, जबकि शिंदे गुट इस BKC मैदान में आयोजित करेगा। बातचीत करते हुए विधायक प्रताप नायक और उनके गुट के अन्य नेताओं के साथ BKC मैदान का दौरा करने वाले शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को
खिलाफ अपील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हम उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करेंगे। हमारे कुछ लोग चाहते थे कि हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट पहले शिवाजी पार्क को अपनी रैलियों के लिए बुक कराने को लेकर आमने सामने थे, जिससे नवरात्र उत्सव का अंत होता है। शिंदे समूह ने अपनी दशहरा रैली के लिए पहले टीजर जारी कर दिया है। ठाणे के पूर्व मेयर और शिंदे खेमे प्रवक्ता नरेश महस के एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि दिवंगत सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की सच्ची विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक 1 साल बाद 2023 में अक्टूबर के 6 महीने चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर राजस्थान पर है। कांग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी भी सितंबर के एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान में लाखन चुनावी मोड एक्टिव कर चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।